हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हो जाता है वो चैप्टर 5 हो जाता है और इसमें लेक्चर फर्स्ट है। वैसे ये लेक्चर फर्स्ट ही है क्योंकि यहाँ पर आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ये चैप्टर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो हर एक चीज़ इस चैप्टर में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर लेसन के नेम की बात की जाए तो नेम हो जाता है बैंकिंग, यानी बैंक में खाता खोलना एवं खाता के प्रकार, यानी बैंक में जो खाते खोले जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, वो भले आपका बहुविकल्पी टाइप में आ जाए या अति लघु उत्तरीय टाइप में आ जाए, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको समझिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बैंक में खाता खोलने के प्रकार। कितने प्रकार हैं इनको समझ लेते हैं। तो बैंक में खाते खोलने के निम्न प्रकार हो जाते हैं, यानी कई प्रकार हैं। उसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका हो जाता है बचत खाता, जिसको क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। फिर हो जाता है सावधि जमा खाता, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। और आवर्ती संचयी जमा खाता, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पर हो जाता है अल्पवयस्क, आपका हो जाता है अल्पवयस्क खाता। ठीक है ना? तो इनके ये जो आपके प्रकार हो जाते हैं, अल्पवयस्क खाता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर अकाउंट। ठीक है ना? MINNER, माइनर अकाउंट, ACCOUNT। ठीक है ना? माइनर अकाउंट कहते हैं किसको? अल्पवयस्क खाते को कहते हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि बचत खाता होता क्या है, चालू खाता होता क्या है, कौन लोग इसको खोल सकते हैं यानी ओपन करा सकते हैं, कितनी धनराशि पर ये ओपन किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बैंक से धन निकालने की विधियां। कितनी विधियां हैं बैंक से धन निकालने की? तो आपका हो जाता है धन निकालने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। वैसे तो देखिए, आपका निकासी यानी आहरण फॉर्म द्वारा हो जाता है, बिल्कुल सही है। चेक द्वारा हो जाता है, और आप बताएं और किसके द्वारा हो जाता है? और ATM द्वारा हो जाता है ना? ये भी है, लेकिन निकासी आहरण द्वारा हो जाता है, चेक द्वारा हो जाता है, यानी आप बैंक से इन्हीं 2 तरीके से तो निकाल सकते हैं, और आप ATM द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे? चेक के प्रकार। तो चेक के प्रकारों में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें आपका हो जाता है वाहक चेक, जिसको धारक चेक या बियरर चेक कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा कैसे जाता है? जैसे ऐसे आपसे पूछ लिया वाहक चेक के बारे में बताएं, ठीक है, या धारक चेक के बारे में बताएं, या बियरर चेक के बारे में बताएं। तो ये कोई सा भी नाम आ जाए, बात एक ही है, आप सबकी व्याख्या एक ही जैसे करेंगे, है ना? आदेशित चेक या ऑर्डर चेक। अब आदेशित चेक आ जाए या ऑर्डर चेक आ जाए, बात एक ही है ना? यानी एक चीज है, उसके 2 नेम हैं। और थर्ड नंबर पर रेखांकित चेक या क्रॉस चेक हो जाता है। तो आपका रेखांकित चेक आ जाए या क्रॉस चेक आ जाए, बात एक ही है। यानी कुल मिला के आपके 3 तरह के होते हैं, उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे आप 3 जन हो, ठीक है ना, आपके 2 नाम है, होता नहीं है, एक निक नेम होता है और एक और नेम होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके भी 2 3 नेम है, लेकिन है तो ये 3 ही जन। तो ये चीज अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चेक के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 ही आएंगे। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में 4 भी मिल जाता है, कहीं पे मिस प्रिंट की वजह से ये सब चीजें होती हैं। ज्यादातर आपके पास सीरीज होगी उसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन क्या है, आपको जहां पे 3 है वहां पे आपको टिक करना है। नेम आपका ये है, जैसे वाहक चेक को धारक चेक भी कहते हैं, बेरर चेक भी कहते हैं, आदेशिक चेक या ऑर्डर चेक होता है, या रेखांकित चेक या क्रॉस चेक होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले
अगर आप अभी चैनल पर आपने अभी विजिट किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है और आपको जो लेक्चर है वो प्रोवाइड हो जाता है। ऐसे आपको टाइमिंग नहीं पता होती, जब आपने कहते नहीं सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है तो आपको कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं मिल पाती है, फिर आप उसको सर्च करते हो, है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, और हम चीजें क्या करते हैं, बेहतर से बेहतरीन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि आपका हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे बचत खाता। भाई हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़े, तो हम लोगों ने पढ़े कि बचत जो आपका खाता हो जाता है वो देखिए 5 तरह, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता और अल्पवयस्क खाता, ये हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है बचत खाता। क्या हो जाता है, तो बचत खाता हो जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे आप भाई बैंक गए, ठीक है ना, आप वहां बचत खाता ओपन कराने के लिए किसी का या आपका खुद का, है ना, क्योंकि अब आप तो इतने तो बड़े हैं ही हैं कि आपका अकाउंट तो चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आप गए बैंक और आपको नीड है, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने से कितने राशि में ये ओपन हो सकता है, तो इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हो जाता है कम धन, जैसे किसी के पास कोई कम धन वाला जन है ना, कोई व्यक्ति है जिसके पास कम धन है, यानी मान लीजिए कि गरीबी रेखा से तो ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना, या गरीब लोग हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करना चाहते हैं, ये अब खाता ओपन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि बैंक में हमारा भी खाता हो, हम भी सेविंग करें, है ना। तो उनके लिए क्या होता है, बचत खाता होता है। अब इसमें होता क्या है कि कम धन या गरीब लोग बचत करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए सेविंग अकाउंट है। बिल्कुल सही है, बैंकों के द्वारा जमा राशि न्यूनतम कितनी, तो 500 रुपये डालकर स्टार्ट किया जा सकता है। अब क्या है, जो गरीब लोग हैं या क्या है जिनके पास धन कम है वो खाता खोलना चाहते हैं, और तो उनसे बैंक कितने रुपए लेती है, 500 रुपये लेकर और खाता स्टार्ट कर देती है। लेकिन एक चीज और है कि बचत खाते में रुपए निकालने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आहरण फॉर्म कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि जब आप पैसा निकालने जाते हैं जो फॉर्म भरते हैं वो तो आपको पता है, आप गए बैंक, वहां पे आपने देखा कि ये इस पे निकालने वाला है, ये डालने वाला है, धन को तो कर लिया, लेकिन उसका कुछ नाम भी तो होता है। तो उसका नाम क्या होता है, जो बचत खाते से रुपए निकालने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसे क्या कहा जाता है, आहरण फॉर्म या विड्रॉल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है बचत खाता जीवन भर चला सकते हैं। बिल्कुल, जो आपका बचत खाता है आपने एक बार उसको ओपन कराया, उसके बाद आपका क्या है, ये जीवन भर चलता है। और अगर पहले आपका क्या है 500 रुपये पे तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन जब आपको चेकबुक चाहिए होती है तो आपका क्या होता है, 1000 रुपये आपसे लिए जाते हैं और 1000 रुपये पे आपका ये खाता ओपन हो जाता है और आपको क्या होता है, चेकबुक भी प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है चालू खाता। अब चालू खाता क्या है, तो चालू देखिए नाम ही से पता चल रहा है कि इसको आप जितना चाहे जैसे चाहे चला सकते हैं। एक तरीका ये भी है ना कि आप दिन में जितनी बार चाहें, हफ्ते में जितनी बार चाहें आप इसको चला सकते हैं, यानी चालू खाता है। तो क्या है, करंट अकाउंट। अब ये कौन खोल सकता है, तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, है ना, या बड़े मान लीजिए जो बड़ी बड़ी फर्म है उनके वो हैं, तो क्या है, वो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि उनको हर वक्त धन लेने और मतलब जैसे गए बैंक में, आप भाई व्यापारी हैं तो उनको पैसा मिला, नगद में मिला, वो गए फटाक से बैंक में जमा करके आए। फिर क्या हुआ, उनको उसी टाइम थोड़ी देर के बाद उनको पैसे की नीड भी हो गई। जब व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको तुरंत से क्या होता है, नीड भी पड़ जाती है और पैसा मिलता भी है। तो जो मिला हुआ पैसा है वो जमा करते हैं और जो जमा किया हुआ पैसा है वो निकाल भी तुरंत लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो यानी कहने का मतलब है, ये जो अकाउंट होता है इसमें क्या होता है कि दिन में भी कई बार पैसा निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है। हफ्ते में भी जब दिन में निकाला जा सकता है तो हफ्ते की तो बात
अलग ही है, क्योंकि वह हफ्ते में भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है जो चालू खाता होता है वो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, फर्म वाले होते हैं, वो ओपन कराते हैं। और इसका पॉइंट देख लेते हैं, ये खाता क्या होता है, तो जीवन भर चल सकता है, लेकिन इसके ब्याज की सुविधा, इसमें ब्याज की सुविधा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि देखिए भाई, अभी आप गए, जमा किया, फटाक से आपका काम लगा, फिर से आपने निकाला, फिर से आपने जमा किया, तो इसमें क्या होती है, इसमें जो ब्याज की सुविधा होती है वो नहीं मिलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस खाते में ब्याज की सुविधा नहीं होती है, तो चालू यानी चलने वाला, चल रहा है, उसमें क्या होता है, ब्याज की सुविधा नहीं मिलती है। और ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो अभी हम बता चुके हैं कि दिन में कई बार, हफ्ते में कई बार आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपने समझ भी लिया क्यों कर सकते हैं भाई बड़े बड़े व्यापारी, है ना, कंपनियों वाले, क्योंकि पैसा मिला तो वो अपने पास तो नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई बड़े बिजनेसमैन है तो उनको ढेर सारा मिला, तो वो जाते हैं बैंक में ही जमा कर देते हैं। फिर उनको काम लगा, उन्होंने फिर से, उनका कोई काम लग गया तो उन्होंने फिर से पैसा निकाला, यानी एक दिन में कई बार ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है थर्ड नंबर पर सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसको क्या कहते हैं, एफडी, है ना, एफडी कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ये खाता एक निश्चित समय के लिए होता है, बिल्कुल इसमें एक निश्चित समय होता है, आप कितने वर्ष के लिए इसे ओपन करना है ये चीज़ होती है, 5 साल के लिए भी हो जाती है, और भी जितने ईयर्स के लिए आप करना चाहो, ठीक है ना। तो ये जब भाई ये क्या है, ये खाता एक निश्चित समय के लिए होता है, बिल्कुल निश्चित समय के लिए होता है, तो ये सेकंड पॉइंट तो आप अपने आप ही से लिख लेंगे कि ये जीवन भर नहीं चलता है, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए होता है ना। फिर क्या है, जब भी स्टार्ट किया जाता है तो बैंक के खाताधारी को प्रमाण पत्र देना पड़ता है, बिल्कुल देना भाई पड़ेगा, है ना। और इसकी समाप्ति पर ही धन निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एफडी होता है, यानी फिक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। जब इसकी जितने समय अवधि के लिए आपने फिक्स किया है उतनी समय अवधि हो जाती है, तभी आपको इसमें धन इससे, मतलब इससे प्राप्त हो सकता है। उससे पहले क्या होता है, तो नहीं प्राप्त होता है। कंडीशन होती है प्राप्त होने की, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अगर क्या है, अगर इस खाते को बीच में तोड़ते हैं तो 40% बैंक अपने पास रख लेगा और 60% धन दे देगा। यानी क्या होता है, जब आपने एक टाइम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी आपने कराई, ठीक है ना, तो पूरे 5 साल आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जब आपने कंप्लीट कर लिए तो आपने जितने के कराए प्लस ब्याज, आपको वो धन पूरा प्राप्त हो गया, मतलब जितना मिलना चाहिए था उतना मिला, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 साल के बजाय क्या किया, 3 ही साल में अपने एफडी तोड़ दी या 2 ही साल में एफडी तोड़ दी, तो जितना भी पैसा बनता है, इसमें बहुत लोग क्या होते हैं, इस प्रक्रिया को करने के लिए बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और वो बीच में भी कभी कभी तोड़ लेते हैं। फिर जब पैसा कम मिलता है तो कहते हैं कि बैंक ने हमें कम दिया, ये, और हर ये इंस्ट्रक्शन लिखा होता है फॉर्म पे। जब भी आप बैंक में जाएं, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया करें, यानी प्रक्रिया वहाँ क्या करनी है, अकाउंट ही खोलना है, ओपन करना है, तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप ज़रूर देखें, है ना। आप क्या करते हो कि गए और वहाँ पे जो भी था वो आपने फटाक से सिग्नेचर कर दिए। तो ऐसे सिग्नेचर ना करें, पहले आप इंस्ट्रक्शन देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए इस खाते को खोलने के लिए गए, ठीक है, अब आपको चीज़ें पता नहीं है, टाइम से पहले भी अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, हल्की सी भी ज़रूरत पड़ी, तो आपने क्या किया कि एफडी तोड़ा दी, है ना, अब एफडी तोड़ दी। लेकिन जब आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी तो आप थोड़े में से थोड़ा अपना जो आपके पास धन है उससे आप वर्क कर लेंगे, लेकिन एफडी के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। यही तो होता है। हालांकि कोई आसानी में नहीं तोड़ता है, जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी कभी क्या होता है, लास्ट वही चारा बचता है, तभी इंसान वर्क करता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मिजाज होता है कि अरे चलो है वही, उसको ही तोड़ देते हैं, है ना। तो आप इसको समझें, जो भी वहाँ पे लिखा होता है फॉर्म पे, हर एक चीज़ दिया होता है, तो इसको देखें। क्योंकि बैंक में कभी भी जाएं तो ऐसे सिग्नेचर ना करें, क्योंकि होता उस पर सब कुछ लिखा ही है, लेकिन क्या होता है, आपने पढ़ा नहीं तो आप यही समझेंगे कि बैंक हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत नहीं करता है, उसने पहले से लिख रखा है और आपने उस पर सिग्नेचर भी किए हैं, है ना, ये हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस खाते को बीच में तोड़ते हैं तो 40% बैंक अपने पास धन रख लेगा और 60% धन दे देगा। यानी 40% वो अपने पास रख लेगा और 60% क्या करेगा, आपको दे देगा। कब? जब आपने 5 साल की एफडी बनाई लेकिन आपने 3 ही साल में तोड़ दी या 2 ही साल में तोड़ दी या 4 ही साल में तोड़ दी, पूरा कंप्लीट आपने नहीं कराया, ये चीज़ यहाँ पे हो जाती। फिर उसके बाद देख लेते हैं ब्याज होता, यहाँ पे 2 बार लिख गया ब्याज होता। यहाँ पे देखिए ब्याज होता है छमाही और तिमाही पर लगता है, ठीक है ना। इसमें ब्याज कहाँ पे लगता है, तो छमाही या तिमाही पे लगता है। तो इस तरह से आपका एफडी के बारे में भी आपको जानकारी हो गई, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो सावधि जमा खाता कहते हैं, ठीक है। नाम भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका हो जाता है आवर्ती जमा खाता। ये क्या होता है, ये खाता निश्चित समय और निश्चित धन के लिए होता है। क्या? एक निश्चित यानी लिमिट है उसकी, है ना, एक टाइम है। तो निश्चित समय और निश्चित धन के लिए होता है। इसकी लिमिट 1 साल और मैक्सिमम कितना होता है, 10 साल। यानी 1 साल से 10 साल तक की इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी होती है, तो इसकी लिमिट 10 साल होती है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि आवर्ती जमा खाता की ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो 10 साल, ठीक है ना। और इस खाते में ब्याज की दर थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी और जो खातों के मुताबिक, यानी कि जो आपका बचत खाता है और चालू खातों में तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि चालू खाते में क्या आपको ब्याज मिलता है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि किस अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता या ब्याज की सुविधा नहीं होती है। तो आपको पता है चालू खाते में नहीं होती है ना, वो चालू है, चलता फिरता रहता है। इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखें। तो फिर उसके बाद आपका हो जाता है क्या है, इस खाते में ब्याज की दर थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो, लेकिन हाँ यही चीज़ें आपके, जैसे खाता आपका हो गया, बैंक में खाता खोलने के प्रकार कितने हैं, है ना, निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं, चेक के प्रकार, इनके नाम, यही ये जो आपका चैप्टर 5 है, तो इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 1 नंबर का तो आपका आना ही आना है। 1 नंबर अगर देखिए बहुविकल्पी में आता है तब भी 1 नंबर मिलेगा, अगर अति लघु में आता है तब भी 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका लघुत्री में आता है तो 2 नंबर का। तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लेन आपको करना होगा। जैसे आपसे पूछ लिया सावधि जमा खाता के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में हमें बताएं, तो आपको डिटेल में बताना रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यानी अल्पवयस्क खाता, इसको भी अब हम देख लेते हैं। तो अल्पवयस्क खाते के बारे में, ये क्या है, माइनर अकाउंट। तो नाम ही से पता चल रहा है अल्पवयस्क खाता। तो इसमें क्या होता है, ये खाता 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होता है। यानी इससे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे, अभी तो बच्चा बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अल्प है ना। तो इसे खोलने के लिए क्या होता है, मिनिमम एज 12 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, अल्पवयस्क खाता यानी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 12 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जब जैसे क्वेश्चन आ जाता है अल्पवयस्क खाता तो माइनर अकाउंट, है ना। लेकिन हालांकि आपको नाम याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन खैर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने क्या किया है, खातों के प्रकार को देखा है, तो एक चीज और देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्यों, क्योंकि देखिए बैंक से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे खाते खोले जाते, कौन कौन से, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाती है, ये योजना अगर बात की जाए, इस योजना का शुभारंभ किसने किया, तो ये जो योजना हो जाती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। और कब शुरू की गई, किनके द्वारा शुरू की गई, तो बच्चे के कहते नहीं, जुबान पे नाम है नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। उसके बाद आपका देखिए डेट की अगर बात की जाए और सन की बात की जाए तो 28 अगस्त 2014 में। कब, तो 28 अगस्त और कब, तो 2014। ये आप डेट याद रखिएगा। और ये योजना क्या है, ये योजना राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है ना। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसके मेन उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर बचत खाते हैं, किसी पर कर्ज है, किसी का बीमा है, इन सब में
ये जो भी है कम से कम हर नागरिक के पास क्या हो, सुनिश्चित होना चाहिए। और मेन मोटिव हर नागरिक के पास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर नागरिक के पास होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जैसे कर्ज का मतलब होम लोन हो जाता है, स्टडी लोन हो जाता है, गोल्ड लोन हो जाता है, इसी वजह से जनधन योजना जो है वो चलाई गई। और भी बात कर लेते हैं कि जैसे विधवा पेंशन योजना हो जाता है, डिवोर्सी के लिए योजना हो जाती है, सूक्ष्म बीमा और जमा की गई राशि पर ब्याज के बारे में बताना। 30,000 रुपए से जीवन बीमा स्टार्ट किया जा सकता था। तो इस तरह से ये सभी चीजें हो जाती हैं। यानी इस योजना में कम से कम एक खाता तो सुनिश्चित होना चाहिए। भाई यही तो है ना, क्योंकि जब से चला तो एक खाता जीरो बैलेंस पर सभी का हुआ है। और इनका क्या मेन मकसद था कि सभी के पास खाता होना चाहिए। और ये योजना किसी भी गरीब परिवार की होनी चाहिए। और 1 लाख का दुर्घटना बीमा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो सन है आपका 28 अगस्त 2014, ये भी ध्यान रखिएगा। और मेन उद्देश्य क्या है कि कम से कम सभी के पास एक खाता, यानी एक घर में एक खाता तो सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो 500 रुपये और 1000, मतलब जब 500 जुटाने में मुश्किल उनको आती है तो 1000 तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जब जीरो पे खुला तो आपने देखा कि कितनी संख्या में खाते खुले। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, चेक के प्रकार देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने क्या चेक के जो प्रकार है उनके बारे में जाना, वाहक चेक या धारक चेक या बेयरर चेक, आदेशित चेक या ऑर्डर चेक, और रेखांकित चेक या क्रॉस चेक। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसे आपका वाहक चेक हो जाता है तो वाहक चेक, इसमें खातादार का नाम लिखा होता है। क्या होता है वाहक चेक में, इसमें खातादार का नाम लिखा होता है और हस्ताक्षर खातेदार के बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि वाहक चेक में क्या हस्ताक्षर खातेदार के बहुत ज़रूरी हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर चेक हो जाता है। तो इस चेक का उपयोग एक तरीके से भुगतान बैंक के द्वारा हो जाता है, उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। ऑर्डर चेक क्या होता है कि उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया है। और क्रॉस चेक यानी रेखांकित चेक, तो इस चेक को, यानी इस चेक के बाईं, यहाँ पे के है, इस चेक के बाईं और दोनों, यानी जो कोने होते हैं, दो तिरछी समांतर, यानी एक जैसे मान लीजिए चेक है और कहाँ पे बाईं ओर क्या है, दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर बनाया जाता है। और बीच में क्या है, मध्य में, यानी जैसे बीच में CO लिखा होता है, या यहाँ पे या का मतलब कि या नॉट लिखा होता है। तो इस तरह का जो चेक हो जाता है वो क्या कहलाता है, क्रॉस चेक। क्रॉस का मतलब ही कि कोई क्रॉस करना। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया गया या रेखाएं बनाई गई, तो नाम से ही हर एक चीज क्लियर हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है नाम जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, नाम से ही आप लिख सकते हो। भाई ये रेखांकित चेक या क्रॉस चेक है। तो क्या है, बाईं ओर, मतलब बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, लेफ्ट हैंड की तरफ दो समांतर रेखाएं खींची हैं, या और बीच में को या नोट लिखा होता है, तो यही होता है। क्या होता है, तो क्रॉस चेक होता है। और यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। वो बात अलग कि आपका 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर से भी बैक लग जाती है। आप अच्छे से अवगत हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पता है। तो इसलिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानिए। और यही सब चीज़ें अगर आपकी, मान लीजिए मैथ में आपकी बेसिक भी कमज़ोर है, तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं तो उन पे ही अगर आप मजबूत पकड़ बना ले। हालांकि हमने जिस तरीके से अभी तक आपको बताया है तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है, बहुत ही बेसिक से चीज़ों को बताया है, तो किसी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लेकिन
फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो रही है, बहुत लोगों को घातांक में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे करके अगर वो प्रैक्टिस में कमी करते हैं तो, वरना तो वो बहुत ही इजी चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से घातांक करना होता है, किस तरह से क्या करना होता है। लेकिन जैसे आपने ये चैप्टर आपका 5 हो गया, उससे पहले हमने आपको ब्याज वाला आपका चैप्टर हो जाता है। इस पे अगर आप मजबूत पकड़ बना लेते हैं और सभी चीज़ों पे आप अच्छे से पकड़ बनाते हैं, तो आपका क्या है, आपको उतने नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे कि आप पासिंग मार्क्स आप ला सकेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, 25 में से 25 की तैयारी करेंगे तो 25 अगर हमें नहीं मिलेंगे तो 24-23 नंबर तो हमें ज़रूर मिलेंगे। ऐसी तैयारी करें, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि पूरे 25 में से 25, क्योंकि क्या होता है घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बात अलग होती है। ऐसा लगता है हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 10 सही हैं। देखिए, जो बात सच्चाई है वो हम आपको अवगत करा रहे हैं, 10 में से 10 सही हैं। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहाँ का एक प्रेशर, वहाँ की एक टेंशन वो अलग हो जाती है। फिर क्या होता है, जो आपको सबसे आसान चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा अगर गलत होने की संभावना होती है, वहीं पर आपको क्या लगता है, अरे ये क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और इतना आसान भी क्वेश्चन आता है, और आपने क्या किया, उसी को गलत कर दिया। तो इस तरह से हम आपसे कह रहे हैं 23 से 24 नंबर, और अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो 25 नंबर। लेकिन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और सभी के साथ नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि चेक के प्रकार बताएं। तो आपको पता है, अभी आप पढ़ के आए हैं, वाहक चेक हो जाता है, ऑर्डर चेक हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। ये 3 नेम आप अच्छे से याद रखें, है ना। और इसके जो और भी नेम है वो भी आप ध्यान में रखें, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस खाते पर देता है, तो स्थायी जमा खाते पर देता है, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है ना। तो बैंक सर्वाधिक ब्याज कहाँ पर देता है, किस पर देता है, तो स्थायी जमा खाते पर देता है। और अल्पवयस्क खाता खोला जा सकता है, तो कैसे खोला जा सकता है, एक नाम से भी और संयुक्त नाम से भी खोला जाता है। अब फर्मों के खाते को कहते हैं, अब फर्म, अभी हमने पढ़ा कि जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े फर्म वाले होते हैं, तो उनका क्या होता है, जो खाता होता है, क्योंकि वो हर टाइम, जैसे एक दिन में वो 2-3 बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, पैसा निकाला। उनको क्या हुआ, व्यापारी हैं भाई, बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसा भी तुरंत ही मिलता है। अगर एक व्यापारी को उन्होंने पैसा दिया तो दूसरे ने उनको दिया, इसी तरह से तो वर्क चलता है ना। तो क्या है, चल रहा है। तो यानी फर्मों के खाते को क्या कहते हैं, चालू, यानी करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, यहाँ पे देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसे होती है। अब आप बताएं जरा कमेंट करके कि बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसे होती है। अब आप सोचेंगे किसको होती है, लेकिन किसको होती है हम आपको बताते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपने कर लिया था या आपको ये पता था, और बाकी हम आपको बता देते हैं। तो बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है तो ग्राहक को होती है ना। क्योंकि आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, आपके यहाँ भी लॉकर होंगे बैंक में, तो जानकारी किसे होती है, तो जो ग्राहक होता है उसी को तो होती है। लेकिन क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान है, वही चीज जो अभी हमने बताई कि वही क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है जो बहुत ही आसान होता है। यानी आपको पता भी है, आपके यहाँ लॉकर है भी बैंक में, और आप जाके आपने उसमें क्या सामान रखा है आप ही को जानकारी है, लेकिन फिर भी आप कहोगे किसको होगी, ऐसा तो नहीं है, बैंक में जो है वहाँ के कर्मचारी हैं उनको है, या ऐसा करके बड़ा डाउट आपके माइंड में वो चलेगी वो चीज़ें। लेकिन क्या है, तो ग्राहक को, यानी जिसका होता है वही को तो होती है ना, उसी को तो होती है। तो इस तरह से आपका हो गया। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। और जो नोट्स हैं उनको आप लोग क्या करें, अपने हैंड राइटिंग्स नोट्स बनाएं, अपना रजिस्टर मेंटेन करें और चीज़ों को याद करें। इसमें देखिए याद करने वाला है भाई, आपको याद ही तो करना है कि बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, आवर्ती संचयी जमा खाता होता है, अल्पवयस्क खाता होता है, ये सब होते हैं। चेक है तो भाई वाहक चेक होता है
जिसको धारक चेक या बेरर चेक भी कहते हैं, आदेशित चेक या ऑर्डर चेक होता है, रेखांकित चेक या क्रॉस चेक होता है। तो इस तरीके से क्या है, आप ही को सब चीज़ें करनी है। तो इसमें डाउट और कन्फ्यूज़न वाली तो कोई भी बात नहीं है। और आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, क्योंकि आज तो आपको ये कमेंट करना है कि मैम हाँ ये तो हमें याद करना है और याद करके हमें अपने माइंड में बसा लेना है ना। क्यों? क्योंकि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर आप टिक भी करें। हालांकि जितना पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग उसको देखें, उसको समझें और कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।